कौन हैं हम? जो अपने हक के लिए लड़े हैं वही है मित्रों दिमागी नक्सल। जो अपने हक के लिए लड़े हैं वही है मित्रों दिमागी नक्सल। तुम्हारे ओहदों से जो बड़े हैं वही है मित्रों दिमागी नक्सल। वही है मित्रों दिमागी नक्सल। जो रैलियों के तमाशबीनों के भीड़ में सर नहीं झुकाते, जो रैलियों के तमाशबीनों में भी सर नहीं झुकाते, जो कैमरे के मुरीद चेहरों, आप पहचानते हैं कौन है, जो कैमरे के मुरीद चेहरों को सच का आईना है दिखाते, चमकते जुमलों के पीछे छुपते जमी के सच को जो ढूंढते हैं, और जो नफ़रत के खरीदारों का मोल इंसान का पूछते हैं। दो बदतमीजों दो बदहवासों, आप समझ गए होंगे कौन दो बदतमीजों दो बदहवासों, दो बद दिमागों के वेलकम में दिमाग लेकर के जो खड़े हैं वही है मित्रों दिमागी नक्सल। दिमाग लेकर के जो खड़े हैं वही है मित्रों दिमागी नक्सल। जो झूठ के इस हसी नगर में खरी हकीकत तलाशते हैं, जो इस झूठ के इस हंसी नगर में खरी हकीकत तलाशते हैं, जो गोदी चैनल के भौंकने पर सही सवालों को दागते हैं, जो बांटती हर लकीर पर बस मोहब्बत का ही पुल बनाते, जो बांटती हर लकीर पर बस मोहब्बतों का पुल बनाते, जो साहिबों के सितम दमन से कभी भी दामन नहीं बचाते। तो तुम 20 को क्या हुआ आप सब देखे। तो चलाओ पानी चलाओ लाठी, चलाओ पानी चलाओ लाठी, चलाओ गोले चलाओ पैलेट, जवाबदेही पे जो अड़े हैं वही है मित्रों दिमागी नक्सल। वही है मित्रों दिमागी नक्सल। जो थालियों की खनक पे अपनी उदास भौहें सिकोड़ते हैं, जो आंकड़ों के फरेब सारे दलीलों से ही निचोड़ते हैं, जो नौकरी के कतार में हैं, जो नौकरी के कतार में हैं उधड़ते सपनों को सी रहे हैं, जो नौकरी के कतार में हैं उधड़ते सपनों को सी रहे हैं, दवा के सीने में बेबसी को मुस्कुरा के जी रहे हैं, दवा के सीने में बेबसी को मुस्कुरा के जी रहे हैं। कभी कलम से कभी सुखन से, सुखन मतलब कविता पोइट्री, कभी कलम से कभी सुखन से, निहत थे अकेले दम पे, निहत थे अपने अकेले दम पे, जो छप्पनों से जा लड़े हैं वही है मित्रों दिमागी नक्सल। दिमागी नक्सल दिमागी नक्सल। तो साथियों आज हमारा जो टॉपिक है इस स्टडी सर्किल का वो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता हम लोगों ने आज चुनी, देश कागज पर बना नक्शा नहीं होता। उसमें हम यात्रा करेंगे प्रेमचंद, और प्रेमचंद से पहले भी और प्रेमचंद के बाद से लेकर के सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, और उसके बाद भी समकालीन विमर्शकारी जो साहित्य है उसमें भी जिस तरह का साहित्य लिखा जा रहा है और उसका वर्तमान समय में किस तरह की प्रासंगिकता है, उन सभी चीज़ों को हम एक करके आज इस स्टडी सर्किल में इसको डिस्कस करेंगे। तो प्रेमचंद पे बात करने से पहले अभी वर्तमान समय में अभी हम देख रहे हैं कि लगातार ऐसा हो रहा है कि देश भर में बहुत छात्र आंदोलन हो रहे हैं, और ये छात्र आंदोलन होने के पीछे लगातार छात्रों की एक ही मांग रही है कि जो शिक्षा में जो लगातार गिरावट आती जा रही है, भारतीय एजुकेशन सिस्टम लगातार कोलैप्स होता जा रहा है, उसको लेकर के हम सभी जो विद्यार्थी हैं, हम सभी छात्र हैं, हमारी क्या जिम्मेदारी है। और ये जिम्मेदारी हम केवल इसलिए कि छात्र आंदोलनों से इसको जोड़ करके देखें, हम इसको कई सारे आइडियोलॉजिकली पैरामीटर्स पे भी जा करके देख सकते हैं। तो अभी जैसे अभी हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया, उसके बाद अभी कल ही झारखंड में शायद जेपीएससी को लेकर के वहाँ की सरकार उस चीज़ को मानी है और तमाम उनकी जो मांगे है उसको माना है उन्होंने। और साथ में एक चीज़ अभी वर्तमान में आप देखेंगे कि लगातार ऐसा हो रहा है कि जो पूरा एजुकेशन सिस्टम है, स्पेशली एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर एक आइडियोलॉजिकली इम्पैक्ट लगातार ऐसा डाला जा रहा है जिसको लेकर के कई सारे लोग सोचते हैं कि ये किस तरह की चीज़ें हो रही है, थोड़ा अटपटा सा ये लग रहा है, और जिसमें किसी तरह का सस्टेनेबल तरीके से वो चीज़ नहीं हो रही है, किसी तरह का समावेशी उसमें रूप नज़र नहीं आ रहा है। वो लगातार हमें ऐसा दिख रहा है कि किसी एक आइडियोलॉजी और किसी एक वर्ग समूह या किसी एक ऐसे ताकत के लिए वो चीज़ हो रही है जिसमें सभी का सरोकार उससे नहीं है। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम प्रेमचंद का बहुत कुछ सहारा लेंगे, और वर्तमान में जो आइडियोलॉजिकली या फिर विचारात्मक जो चीज़ें चल रही है उसका प्रेमचंद से पहले और प्रेमचंद के बाद भी किस तरह की पूरी परंपरा रही है उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता है जिस पे आज के कार्यक्रम, जिस कविता के टाइटल पे आज का पूरा कार्यक्रम था वही कविता है, देश कागज़ पे बना नक्शा नहीं होता है। तो कविता शुरू करता हूँ। यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में आग लगी हो तो क्या तुम दूसरे कमरे में सो सकते हो? यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में लाशें सड़ रही हों तो क्या तुम दूसरे कमरे में प्रार्थना कर सकते हो? यदि हाँ, तो
तो मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है, तुमसे मुझे कुछ नहीं कहना है। देश कागज़ पे बना नक्शा नहीं होता कि एक हिस्से के फट जाने पर बाकी हिस्से उसी तरह साबुत बने रहें और नदियाँ, पर्वत, शहर, गांव वैसे ही अपनी अपनी जगह दिखें, अनमने रहें। यदि तुम यह नहीं मानते तो मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। इस दुनिया में आदमी की जान से बड़ा कुछ नहीं, ना ईश्वर, ना ज्ञान, ना चुनाव। कागज़ पर लिखी कोई भी इबारत फाड़ी जा सकती है और ज़मीन की 7 परतों के भीतर गाड़ी जा सकती है। जो विवेक खड़ा हो लाशों को टेक, वह अंधा है। जो शासन चल रहा हो बंदूक की नली से, हत्यारों का धंधा है। यदि तुम यह नहीं मानते तो मुझे अब एक क्षण भी तुम्हें नहीं सहना है। याद रखो, एक बच्चे की हत्या, एक औरत की मौत, एक आदमी का गोलियों से चिथड़ा तन किसी शासन का नहीं, किसी शासन का ही नहीं, संपूर्ण राष्ट्र का है पतन। ऐसा खून बहकर धरती में जज्म नहीं होता, आकाश में फहराते झंडों को काला करता है। जिस धरती पर फौजी बूटों के निशान हों और उस पर लाशें गिर रही हों, वह धरती यदि तुम्हारे खून में आग बनकर नहीं दौड़ती तो समझ लो तुम बंजर हो गए हो। तुम्हें यहाँ सांस लेने तक का नहीं है अधिकार, तुम्हारे लिए नहीं रहा अब यह संसार। आखिरी बात बिल्कुल साफ, किसी हत्यारे को कभी मत माफ़ करो, चाहे वह तुम्हारा यार हो, धर्म का ठेकेदार, चाहे लोकतंत्र का स्वनाम धन्य पहरेदार। कोई भी हो, माफ़ मत करो उसको। एक गोरख पांडे की बड़ी छोटी सी कविता है जिसको मैं बोलना चाहता हूँ। उस कविता का नाम है इंकलाब का गीत। तो इंकलाब का गीत है कि हमारी ख्वाहिशों का एक नाम इंकलाब है, हमारी ख्वाहिशों का सर्वनाम इंकलाब है, हमारी कोशिशों का एक नाम इंकलाब है, हमारा आज एकमात्र काम इंकलाब है। लूट खत्म हो लूट किस तरह, इसका नाम इंकलाब है। खत्म हो किस तरह सितम, जवाब इंकलाब है। हमारे हर सवाल का जवाब इंकलाब है। सभी पुरानी ताकतों का नाश इंकलाब है। सभी विनाशकारियों का नाश इंकलाब है। हर एक नवीन सृष्टि का विकास इंकलाब है। विनाश इंकलाब है, विकास इंकलाब है। सुनो कि हम दबे हुओं की आह इंकलाब है। खुलों की मुक्ति की खुली निगाह इंकलाब है। उठो कि हम गिरे हुओं की राह इंकलाब है। बड़े चलो बड़े चो युग प्रवाह इंकलाब है। तो बस छोटी सी कविता है गोरख पांडे की। हाँ, तो जो अभी प्रेमचंद के ऊपर बात हुई कि किस तरीके से जो नेशनलिज्म के बारे में सोचना था वो उन लोगों के साथ सोचना था कि जो लोग देश को सच में बनाते हैं, जो कृषि वर्ग है या फिर जो चेतनाएं उन्होंने हमारे सामने रखी, दलित चेतना, स्त्री विमर्श और ये सब। तो ये सवाल हमेशा रहता है कि जब आज़ादी मिल भी गई तो इंटरनल तरीके से जो एक्सप्लॉयटेशन के सोर्सेज हैं उनको किस तरह से काउंटर करें और क्या क्या फोर्सेस हैं जो और ज़्यादा सतही रूप से हमें दिखाई देती हैं आज़ादी के बाद। तो सबसे पहले जो हमारे दिमाग में इमेजिनेशन होती है गांव की या शोषित लोगों की, सबसे पहले तो कुछ स्टोरीज़ हैं, जैसे घास वाली प्रेमचंद की एक कहानी है। उसमें पता लगता है हमें कि किस तरीके से एक दलित स्त्री का जो विमर्श है, एक जो उसकी डिग्निटी का सवाल है, किस तरह से वो काउंटर करती है जब उसको कोई छेड़ देता है, कोई ठाकुर उसको छेड़ देता है उस खेत में। उसके बाद फिर कहानियाँ हैं पंडित मोटेराम की डायरी, भाड़े का टट्टू, जो ये सब बताता है कि किस तरह से स्टूडेंट पॉलिटिक्स का क्या रोल है नेशनलिज्म के अंदर। तो वो सब चीज़ें हैं। तो उसी के साथ मुझे लगता है कि दलित विमर्श को ही आगे बढ़ाते हुए जो अदम गोंडवी साहब बात करते हैं कि तुम्हारी फाइलों में तो गाँव का मौसम गुलाबी है, लेकिन मैं कहता हूँ ये दावे झूठे हैं, ये आंकड़ा सिर्फ किताबी है। तो उसी में से एक कविता, इसको समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उतनी, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, थोड़ी ड्रामेटिक है और काफ़ी ज़्यादा प्रोवोकेटिव है। तो चमारों की गली से शुरू करते हैं। और ये मतलब ये हमें बुलाती है देखने के लिए कि जो हम सोचते हैं किस तरह से उसमें एक भेद है, क्योंकि जो सच में घटित हो रहा है वहाँ तक पहुँचने के लिए पहले हमें कई सारे बैरियर्स को तोड़ना होगा और ख़ुद को उस तरीके से वहाँ पे लाना होगा जहाँ सच में लोग जिस तरह से रोज़ डिग्निटी के लिए लड़ते हैं, किस तरीके से उनकी लड़ाई चल रही है, किस लेवल पे चल रही है। तो कविता शुरू होती है कि आइए महसूस करिए ज़िंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली तक ले चलता हूँ आपको।
जिस गली में भुखमरी की यातना से डूबकर मर गई फुलिया बेचारी एक कुएं में डूबकर, है सधी सर पर बिनौली कंडियों की टोकरी, आ रही है सामने से हर खुआ की छोकरी, चल रही है छंद के आयाम को देती दिशा, मैं इसे कहता हूँ सरजू पार की मोनालिसा, मगर कैसी ये भयभीत है हिरनी सी घबराई हुई, लग रही जैसे कली बेला की मगर कुम्हलाई हुई, कल को यह वाचाल थी पर आज कैसे मौन है, जानते हो इसकी खामोशी का कारण कौन है, थे यही सावन के दिन हरकू गया था हाट को, और सो रही थी बुढ़िया ओसारे में बिछाए खाट को, डूबती सूरज की किरणें खेलती थी रेत से, और घास का गट्ठर लिए कृष्णा आ रही थी खेत से, आ रही थी वह चली खोई हुई जज्बात में, क्या पता था उसको कोई भेड़िया है घात में, होनी से बेखबर कृष्णा बेखबर राहों में थी, मोड़ पर घूमी तो देखा अजनबी बाहों में थी, चीख निकली भी तो होठों में घुट कर रह गई, छटपटाई पहले वह फिर ढीली पड़ी और फिर ढह गई, दिन तो सरजू के कछारों में था कब का ढल गया, वासना की आग में कौमार्य उसका जल गया, और उस दिन ये हवेली हंस रही थी मौज में, होश में आई तो कृष्णा थी अपने पिता की गोद में, जुड़ गई थी भीड़ जिसमें ज़ोर था सैलाब था, जो भी था अपनी सुनाने के लिए बेताब था, बड़के मंगल ने कहा काका तू कैसे मौन है, पूछ तो अपनी बिटिया से आखिर वो दरिंदा कौन है, कोई हो संघर्ष से हम पाँव मोड़ेंगे नहीं, कच्चा खा जाएंगे जिंदा उसको छोड़ेंगे नहीं, कैसे हो सकता है कि हमेशा होनी कहकर हम टाला करें, और ये दुश्मन हमारी बहू बेटी से मुंह काला करे, बोला कृष्णा से बहन तू सो जा मेरे अनुरोध से, बच नहीं सकता है वो पापी मेरे प्रतिशोध से, अब पड़ गई इसकी भनक थी ठाकुरों के कान में, इकट्ठे हो गए सभी ठाकुर सरपंच के दालान में, दृष्टि जिसकी है जमी भाले की लंबी नोक पर, देखिए सुखराज सिंह बोले हैं अभी खैनी ठोक कर, कि क्या कहे सरपंच भाई क्या ज़माना आ गया, कल तलक जो पाँव के नीचे था आज रुतबा पा गया, कहती है सरकार की आपस में मिलजुल कर रहो, सूअर के बच्चों को अब कोरी नहीं हरिजन कहो, देखिए ना ये जो कृष्णा है चमारों के यहाँ, पड़ गया है सीप मोती का गवारों के यहाँ, जैसे बरसाती नदी अल्हड़ नशे में चूर है, हाथ ना पुट्ठे पर रखने देती बड़ी मगरूर है, भेजता भी तो नहीं ससुराल इसको हर खुआ, फिर कोई इसको बाहों में भींच ले तो क्या हुआ, आज सरजू पार अपने शाम से टकरा गई, जाने अनजाने में लज्जत ज़िंदगी की वो पा गई, वो तो मंगल देखता था कि बात आगे बढ़ गई, वरना वह मरदूद लड़की इन बातों को कहने से रही, जानते हैं आप मंगल ही एक मक्कार है, आज हरकू उसी की शह पर थाने जाने को तैयार है, कल सुबह अगर गर्दन नपती है हम बेटे बाप की, गांव की गलियों में क्या इज्जत रह जाएगी सरपंच जी आपकी, बात का लहजा ऐसा था कि ताव सबको आ गया, हाथ मूँछों पर गए माहौल भी सन्ना गया, क्षणिक आवेश जिसमें हर युवा तैमूर था, हाँ मगर होनी को शायद कुछ और ही मंजूर था, रात को नहीं आया तूफ़ान वो अब पुरजोर था, भोर होते ही वहाँ का दृश्य कुछ और था, सिर पर टोपी बेंत की लाठी संभाले हाथ में, 1 दर्जन थे सिपाही ठाकुरों के साथ में, घेर कर बस्ती कहा हल्के के थानेदार ने, जिसका मंगल नाम हो वो व्यक्ति आए सामने, निकला मंगल झोपड़ी का पल्ला थोड़ा खोलकर, एक सिपाही ने तभी लाठी चलाई दौड़कर, गिर पड़ा मंगल माथा उसका बूट से टकरा गया, सुन पड़ा फिर माल वो चोरी का, ए मंगल तूने क्या किया, कैसी चोरी माल कैसा, उसने जैसे ही कहा एक लाठी और पड़ी और होश भी जाता रहा, होश खोकर वह पड़ा था झोपड़ी के द्वार पर, और ठाकुरों से फिर दरोगा ने कहा ललकार कर, मेरा मुंह क्या देखते हो, इसके मुंह में थूक दो, आग लाओ और इसकी झोपड़ी भी फूंक दो,
और फिर प्रतिशोध की आंधी वहाँ चलने लगी, बेसहारा निर्बलों की झोपड़ी जलने लगी। दूध मुहा बच्चा और बुढ़ा जो वहाँ खेड़े में था, वह अभागा दीन हिंसक भीड़ के घेरे में था। घर को जलते देखकर वे होश को खोने लगे, कुछ तो मन ही मन मगर कुछ ज़ोर से रोने लगे। कह दो इन कुत्तों के पिल्लों से कि इतराए नहीं, हुक्म जब तक मैं ना दूँ कोई कहीं जाए नहीं। ये दरोगा जी थे, मुंह से शब्द झरते फूल से, आ रहे थे ठेलते लोगों को अपने रूल से। फिर दहाड़े दरोगा जी, इनको डंडों से सुधारा जाएगा, ठाकुरों से जो भी टकराएगा वो मारा जाएगा। एक सिपाही ने कहा साइकिल किधर को मोड़ दे, होश में नहीं आ रहा मंगल, कहो तो छोड़ दें। बोला थानेदार मुर्गे की तरह मत बांग दो, होश में नहीं आया तो लाठियों पर टांग लो। ये समझते हैं कि ठाकुरों से उलझना खेल है, ऐसे पाजी का ठिकाना घर नहीं जेल है। पूछते रहते हैं मुझसे लोग अक्सर अब ये सवाल कि कैसा है कहिए ना सरजू पार की कृष्णा का हाल। उनकी उत्सुकता को, शहरी नग्नता के ज्वार को, सड़ रहे जनतंत्र के मक्कार पैरोकार को, धर्म संस्कृति और नैतिकता के ठेकेदार को और प्रांत के मंत्री गणों को, केंद्र की सरकार को मैं निमंत्रण देता हूँ, आइए मेरे गांव में, तट पर नदियों के घनी अमराइयों की छाँव में। गांव जिसमें आज पांचाली उखाड़ी जा रही, जहां अहिंसा की नथ उतारी जा रही, और है तरसते आज भी कितने मंगल लंगोटी के लिए, और बेच रही हैं जिस्म कितनी कृष्णा रोटी के लिए। आइए महसूस करिए ज़िंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली तक ले चलूँगा आपको। धन्यवाद। तो अभी हम लोग ने देश का 80th इंडिपेंडेंस डे मनाया, आज़ादी दिवस मनाया। तो इस अगर हम बात करते हैं आज़ादी की और फिर जब बात होती है राष्ट्रवाद की, तो हमने देखा कि आज़ादी के समय एक अलग तरीके का राष्ट्रवाद था, जहां समाज के हर तबके के लोग ने एक कॉमन सपना देखा कि हम सबको एक आज़ाद देश चाहिए, हम सब बराबरी के साथ बिना किसी भेदभाव के एक साथ रह सकें। और फिर हम साहित्य का भी बात करते हैं कि साहित्य में हर दौर में अलग अलग तरीके की साहित्य लिखे गए, और इन सब के बीच में जैसा साथी विशाल भी बोल रहे थे, तन्मय भी बोल रहे थे कि आदिवासी साहित्य कहीं ना कहीं उस तरीके से उसकी भागीदारी नहीं रही है हिंदी साहित्य के अंदर, और आदिवासी साहित्य को उस हिसाब से रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाया। तो एक कवि हैं जसिंता किरकेट्टा, उनकी कविता है राष्ट्रगान बज रहा है, ये मैं रिसाइट करूँगा। तो इसके बोल हैं कि मेरी सोच के भीतर अचानक बज उठा है राष्ट्रगान, और मैं खड़ा हूँ राष्ट्रद्रोही कहलाने की डर से, सावधान की मुद्रा में। ठीक इसी समय दीमकों का झुंड घुस आया है मेरे भीतर, मेरी देह को मिट्टी का टीला समझ खोखला करता हुआ मुझे, और मैं चीखने में असमर्थ हूँ क्योंकि मैं खड़ा हूँ सावधान की मुद्रा में। प्रतिरोध की हजारों आवाज़ें कमर कस रही होती हैं घरों से बाहर निकल आने को, कि ठीक उसी समय बज उठता है राष्ट्रगान घरों के भीतर। जैसे कोई खौफनाक आवाज़ हर आदमी के पीछे गर्दन पर बंदूक की नोक टिकाए, गुंजी हो अभी अभी, जो जहाँ खड़ा है रुक जाए वहीं, सावधान की मुद्रा में। राष्ट्रगान बज रहा है, मैं खड़ा हूँ तनकर, और दीमकों का झुंड मेरी देह के अंदर नाच रहा है, हर राष्ट्रद्रोह से मुक्त। तो यही है कविता, जिसमें दरअसल ये बता रही हैं कि आज के समय में जिस हिसाब से अगर कोई इस देश के अंदर देश का नागरिक भी है, लेकिन एक तरीके से आप समझिए कि आप किसी चंद जाति से, किसी तबके से नहीं आते हैं, और आप अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं सरकार के खिलाफ़, व्यवस्था के खिलाफ़, तो आपके ऊपर एक विजिलेंस बैठा दिया जाएगा कि मान लीजिए आप मुसलमान हैं, तो आप अगर सवाल करते हैं इस देश की व्यवस्था से, तो आपसे पूछा जाएगा कि आप राष्ट्रगान गाते हैं या फिर आप वंदे मातरम बोलते हैं। तो ये तमाम तरीके के जो हथघंटे अपनाए जाते हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए कविता लिखी गई है।
ये आप सब भी पढ़िए, और जसिंता केरकेट्टा की और भी कविताएं हैं वो पढ़िए। तो हिंदी साहित्य हमेशा से प्रतिरोध और हर एक प्रकार की सत्ता को लेके बात करता रहता है, हर समय की सत्ता को लेके, चाहे वो विरोध में हो, कभी कभी साथ भी चलता है, कभी उसके विरोध भी करता रहता है। जैसा कि आज अभी कुछ समय पहले ही प्रोटेस्ट हो रहा था, और उन बच्चे जिनके पास कोई हथियार नहीं थे, लेकिन सरकार जिस तरीके से उस पर प्रतिक्रिया कर रही थी, ऐसा लगता है कि जैसे कि सरकार बिल्कुल निरंकुश होती जा रही है। और ऐसा पहली बार नहीं है, ये पहले से चला आ रहा है। हमेशा से एक सरकार का ये रवैया रहता है छात्रों के साथ। तो मैं इस अवसर पे मैं गोरख पांडे जी की एक कविता पढ़ूँगा, उनका डर। वे डरते हैं, किस चीज़ से डरते हैं वे? तमाम धन दौलत, गोला बारूद, पुलिस फ़ौज के बावजूद वे डरते हैं। वे डरते हैं कि एक दिन निहत्थे और गरीब लोग उनसे डरना बंद कर देंगे। वे डरते हैं। ये छोटी सी कविता है जो मैंने पढ़ी है, और ये कुछ है, जनता के पास कुछ नहीं है, लेकिन वो हमेशा गोला बारूद और गैस को लेके या फिर अपने पुलिस को, अपने हर एक सुरक्षाकर्मी को आगे कर देती है उस निहत्थे इंसान के सामने जिसके पास कुछ नहीं होता है। वो बस अपने अधिकार के लिए लड़ रहा होता है। तो शुक्रिया। अली सरदार जाफरी की कविता है निबाला। ये कविता एक बच्चे के भविष्य को बताती है जिसके माता पिता कारखाने में काम करते हैं। तो भारत में कुछ चीज़ें पहले से फिक्स हो जाती हैं। आप किस समुदाय में जन्म लेते हैं, आप किसान परिवार में जन्म लेते हैं या मज़दूर परिवार में लेते हैं, किस जाति में जन्म लेते हैं या किस धर्म में भी जन्म लेते हैं, तो भविष्य बताने में ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा कि आप वहाँ तक पहुँच सकते हो। तो ऐसे ही भविष्य बताया जा रहा है एक बच्चे का जिसके पिता और माता दोनों कारखाने में काम करते हैं। माता रेशम के कारखाने में और पिताजी सूती मील के कारखाने में। तो माँ है रेशम के कारखाने में, बाप मसरूफ़ सूती मील में। मसरूफ़ मतलब व्यस्त हैं अपने कामकाज में। कोख से माँ की जब से निकला है, बच्चा खोली के काले दिल में है। खोली मतलब बोल सकते हैं एक बहुत ही तंग मकान को, या स्लम एरिया मान लीजिए। जब यहाँ से निकल के जाएगा कारखानों के काम आएगा। जब यहाँ से निकल के जाएगा कारखानों के काम आएगा। अपने मजबूर पेट की खातिर भूख सरमाए की बढ़ाएगा। सरमाए मतलब संपत्ति की भूख बढ़ाएगा, मतलब पूंजीपतियों की भूख बढ़ाएगा। तो जो पूंजीपतियों की मानसिकता है उसको भी दर्शाता है कि प्रोडक्शन से उसको मतलब संतोष नहीं, और प्रोडक्शन हो और ज़्यादा प्रोडक्शन हो, जो कैपिटलिस्ट माइंड सेट है। या फिर आम आदमी के अंदर भी वो थोड़ी थोड़ी मानसिकता देखी जाएगी। एक सेकंड। हाथ सोने के फूल उगलेंगे, जिस्म चांदी का धन लुटाएगा। खिड़कियां होंगी बैंक की रोशन, खून उसका दिए जलाएगा। यह जो नन्हा है भोला भाला है, सिर्फ सरमाए का निवाला है। पूछती है यह उसकी खामोशी, कोई मुझको बचाने वाला है। मतलब मोस्टली दिल्ली एनसीआर में हुआ। तो उन मज़दूरों की केवल एक सामान्य सी मांगे थी कि हमें 8 घंटे से ज़्यादा काम न लिया जाए, अगर काम लिया जाए तो उसका वेतन भी हमें दिया जाए। तो एक लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के अंतर्गत वो अपनी कानूनी मांग रख रहे थे, क्योंकि हर 5 साल के बाद जो न्यूनतम मजदूरी है उसको अपडेट करना होता है। महंगाई बढ़ जाती है और भी सब चीज़ों की वजह से। तो हरियाणा सरकार और यूपी सरकार, शायद दोनों सरकारों ने उसको टाइमली मतलब अपडेट नहीं किया था, वो उसकी डिमांड कर रहे थे। तो मतलब किस तरह से उस आंदोलन का दमन हुआ, आपने वीडियो देखी होंगी। उसके अलावा जो कुछ छात्र थे जो उस आंदोलन के सपोर्ट में गए, वो मतलब उन पे भी UAPA लगाया गया, शायद DU के ही स्टूडेंट थे। तो ये इससे जोड़ कर देख सकते हैं। तो वो छात्र कुछ अपराध या आतंकवादी गतिविधियाँ तो कर नहीं रहे थे, केवल मतलब एक भ्रातृत्व की भावना का पालन कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि देश में किसी के साथ गलत हो रहा है, तो उन्हें संवेदनशील थे, लगा कि मुझे इनके पक्ष में आवाज़ उठानी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल भी बोलती है कि हाँ, हमें फ्रेटर्निटी होनी चाहिए देश में। तो उन्हें उसकी सज़ा भुगतनी पड़ रही है जेलों में। तो माहौल को बयां करती है और फासिस्ट सरकार। तो ओवरऑल यही है कि इसका जीवन जो है मतलब पहले से ही फिक्स है।
मुक्ति का कोई रास्ता तो नज़र नहीं आ रहा। लास्ट में क्वेश्चन भी पूछ रहा है, पूछती है या उसकी खामोशी कोई मुझको बचाने वाला है। तो शायद हम लोग ही थोड़ा बहुत उसके बचाने में मदद करें, हम चेतनाशील लोग, या बोल सकते हैं संवेदनशील। चेतनाशील से ज़्यादा संवेदनशील होना ज़रूरी है। तो शायद हम लोग ही उनके लिए कुछ कर पाएँ तो शायद। भाई हरिशंकर जी की एक कविता है, वो आप सुने कि आज बगावत लिख दी हमने राजमहल का नियम न माना। आज बगावत लिख दी हमने आज बगावत लिख दी हमने राजमहल का नियम न माना। या तो मारा जाऊंगा मैं या फिर देश निकाला होगा। राजमहल को अच्छा गाओ बहुत मिले समझाने वाले। राजमहल को अच्छा गाओ बहुत मिले समझाने वाले। राजा का आभार जताओ हमको ये बतलाने वाले। लेकिन हम वह कर न पाए राजा का निर्णय न माना। लेकिन हम वह कर न पाए राजा का निर्णय न माना। या तो फांसी लटकेंगे हम या फिर जहर का प्याला होगा। आज बगावत लिख दी हमने राजमहल का नियम न माना। या तो मारा जाऊंगा मैं या फिर देश निकाला होगा। मुझको कहा लिखो खुशहाली, मुझको कहा लिखो खुशहाली, लेकिन मैं आंसू लिखलाया। मुझको कहा लिखो खुशहाली लेकिन मैं आंसू लिखलाया। मुझसे कहा कि उत्सव गाओ लेकिन मैंने भूख सुनाया। सारा महल बहुत क्रोधित था, सारा महल बहुत क्रोधित था। राजमहल का चलन न माना। या तो शीश कटेगा मेरा या फिर चेहरा काला होगा। आज बगावत लिख दी हमने राजमहल का नियम न माना। या तो मारा जाऊंगा मैं या फिर देश निकाला होगा। राजमहल की चकाचौंध ही होती है सबकी कमजोरी। लेकिन हम आंसू गाते हैं राजमहल से रखकर दूरी। राजमहल को किया अनसुना मेरा क्या है मरना तय है। राजमहल को किया अनसुना मेरा क्या है मरना तय है। जनमानस अब जाग चुका है राजमहल पर ताला होगा। जनमानस अब जाग चुका है राजमहल पर ताला होगा। आज बगावत लिख दी हमने राजमहल का नियम न माना। या तो मारा जाऊंगा मैं या फिर देश निकाला होगा। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता है भेड़िया, तो वही मैं पढ़ने जा रहा हूँ। भेड़िए की आंखें सुर्ख हैं, उसे तब तक घूरो जब तक तुम्हारी आंखें सुर्ख ना हो जाएं। और तुम कर भी क्या सकते हो जब वह तुम्हारे सामने हो। यदि तुम मुंह छिपा भागोगे तो भी तुम उसे अपने भीतर इसी तरह खड़ा पाओगे यदि बचे रहे। भेड़िए की आंखें सुर्ख हैं और तुम्हारी आंखें। अब दूसरा जो है इसका दूसरा भाग है। भेड़िया गुर्राता है तुम मशाल जलाओ। तुम में और उसमें यही बुनियादी फ़र्क है, भेड़िया मशाल नहीं जला सकता। अब तुम मशाल उठा भेड़िए के करीब जाओ, भेड़िया भागेगा। करोड़ों हाथों में मशाल लेकर एक एक झाड़ी की ओर बढ़ो, सब भेड़िए भागेंगे। फिर उन्हें जंगल से बाहर निकाल बर्फ़ में छोड़ दो। भूखे भेड़िए आपस में गुर्राएंगे, एक दूसरे को चीथ खाएंगे। भेड़िए मर चुके होंगे और तुम। अब इसका तीसरा भाग। भेड़िए फिर आएंगे। अचानक तुम में से ही कोई एक दिन भेड़िया बन जाएगा, उसका वंश बढ़ने लगेगा। भेड़िए का आना ज़रूरी है तुम्हें खुद को पहचानने के लिए, निर्भय होने का सुख जानने के लिए, मशाल उठाना सीखने के लिए। इतिहास के जंगल में हर बार भेड़िया मांस से निकाला जाएगा। आदमी साहस से एक होकर मशाल लिए खड़ा होगा। इतिहास जिंदा रहेगा और तुम भी, और भेड़िया